Hey everyone, I'm back with another lecture on social psychology. I hope it will be really helpful for you all. And in today's lecture, we are going to cover group dynamics. So, group dynamics simply mean study of groups. ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप के ग्रुप्स होते हैं, ये सब चीज़ें ग्रुप डायनेमिक्स में इंक्लूड होती हैं. तो ये सब आज हम कवर करने वाले हैं. So these are the subtopics which we are going to cover in today's lecture. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. Now what is group? अब किसी भी टॉपिक के इन डेप्थ जाने से पहले हमें उसके बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी होता है. हमें ये देखना होगा कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्चुअली उस टॉपिक का क्या मतलब है. तो क्योंकि हम ग्रुप पढ़ रहे हैं तो हमें देखना होगा कि ग्रुप का क्या मतलब होता है. वैसे तो हम सबको पता है कि ग्रुप क्या होता है, हमने ये डे टू डे लाइफ में सुना है, देखा है, और ख़ुद भी हम किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर हैं. लेकिन उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है वो अब हम देखेंगे. सो अ ग्रुप इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स who interact with one another, are interdependent, driven by common motives and goals, and have norms that regulate the group and maintain order and harmony in it. डेफिनेशन को हम ब्रेक करके पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है, पहले तो ये बताया है कि जो ग्रुप है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है. ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक कलेक्शन है, ठीक है, ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स. अब देखो, ग्रुप फॉर्म करने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए. उससे ज़्यादा हो सकते हैं दो से, लेकिन दो से कम नहीं हो सकते. बिकॉज अगर दो से कम होंगे मतलब एक पर्सन है कोई और एक पर्सन तो अपने आप इंडिविजुअल हो जाएगा, राइट. उसे हम ग्रुप नहीं कह सकते. तो कम से कम दो इंडिविजुअल होने चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है. फिर है हु इंटरेक्ट विद वन अनदर. उनकी आपस में बातचीत होती हो, वो आपस में इंटरेक्ट करते हों किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन वो इंटरेक्ट करते हों आपस में. थर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दे आर इंटरडिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि दो से ज़्यादा लोग हैं वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो. ठीक है, उन लोगों को एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होना ही होना पड़ेगा. बिकॉज इंटरडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो काम एक पर्सन कर रहा है उस काम का असर दूसरे पर्सन पे पड़ना चाहिए. ठीक है, या ये काम कर रहा है तो इस पर्सन पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ना चाहिए. भले ही वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चीज़ नहीं है, लेकिन दे शुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप. वॉट एवर दे आर डूइंग, वॉट एवर टास्क दे आर परफॉर्मिंग, इट शुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप एंड द मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप. ठीक है, ड्रिवन बाय कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स. उन सब का कोई एक कॉमन मोटिव या गोल होना चाहिए. एंड हैव नॉर्म्स दैट रेगुलेट द ग्रुप एंड मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन इट. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे शुड हैव सम नॉर्म. उनके कुछ ना कुछ रूल्स या रेगुलेशन होने ही चाहिए, भले ही कम है या ज़्यादा नहीं है ग्रुप नॉर्म्स, लेकिन होने ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ग्रुप फंक्शन नहीं कर पाएगा. अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी. ठीक है, सपोज़ करो आपके कॉलेज में या स्कूल में एक इवेंट है और उस इवेंट को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो ऑर्गेनाइजर्स को दी है या फिर वॉलंटियर्स को दी है. ठीक है, क्योंकि कोई एक पर्सन उस पूरे इवेंट को नहीं संभाल सकता. देर आर रिक्वायर्ड मैनी पर्सनस टू हैंडल द फंक्शन और द इवेंट, है ना. कोई एक पर्सन, सिंगल पर्सन नहीं संभाल सकता. तो अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ये ग्रुप संभालने की. अब 3-4 लोग हैं, इन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया. जैसे ये अपना होस्ट का काम कर रहा है, ये स्पीकर्स वगैरह अरेंज करवा रहा है, ये डेकोरेशन का काम कर रहा है, ये केटर्स का काम कर रहा है. ऐसे अलग अलग सबके टास्क हैं. ठीक है, अब इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया. तो अब ये लोग, पहला जो हमारे पास कंडीशन थी टू और मोर इंडिविजुअल्स, तो ये लोग दो से ज़्यादा ही हैं, है ना. फिर है हु इंटरेक्ट विद वन अनदर. अब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे कि भाई काम कैसे करना है, क्या कहाँ से लाना है, ये सब चीज़ें, है ना. इंटरेक्ट कर रहे हैं ये. अब दे आर इंटरडिपेंडेंट बिकॉज एज आई मैंशनड अर्लियर, ये कोई भी एक सिंगल पर्सन इस पूरे काम को नहीं संभाल सकता. कोई होस्ट का काम करेगा, कोई केटर्स का काम करेगा, कोई डेकोरेशन का काम करेगा. तो एक दूसरे पे वो इंटरडिपेंडेंट है. वो सोच रहा है कि चलो मेरा काम तो सिर्फ
डेकोरेशन का है, बाकी का ये पर्सन देखेगा, बाकी का ये पर्सन देखेगा, मेरे को सिर्फ डेकोरेशन पे फोकस करना है ना। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट इज ड्रिवन बाय कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। अब इन सब का ही एक कॉमन गोल है, एक कॉमन मोटिव है कि जो हमारा फंक्शन है, इवेंट है, वो अच्छे से निपट जाए, वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। फिर दे हैव नॉर्म्स दैट रेगुलेट द ग्रुप। अब क्योंकि 5-6 लोगों का ये ग्रुप है, तो कुछ ना कुछ नॉर्म चाहिए इस ग्रुप को फंक्शन करने के लिए, हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक नॉर्म बना लिया कि जो भी हमारे बीच में डिस्कशन होगा वो ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो किसी और पर्सन को नहीं पता चलना चाहिए, ये एक नॉर्म हो गया। दूसरा नॉर्म ये हो सकता है कि भाई मीटिंग हमारी इतने से इतने बजे तक ही होगी, अगर कोई नहीं आता है उस मीटिंग में तो वो ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब तक उसमें नहीं होंगी तब तक वो एक ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इस ग्रुप में सब कुछ था तो ये एक ग्रुप कहलाया जाएगा। आई होप दिस डेफिनेशन इज़ क्लियर। इतना मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने सोचा कि चलो पहले ही अच्छे से समझ आ जाएगा तो आगे की चीज़ें भी और इजीली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो हमने ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ी थी। हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन इतनी अच्छी खासी थी कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हम इन सबको ब्रेक कर देंगे तो ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, इट इज़ अ सोशल यूनिट comprises 2 or more individuals who perceive themselves as belonging to the group। तो ये चीज़ भी, रिक्वायरमेंट भी हम पढ़ चुके हैं ग्रुप में कि कम से कम 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, और ये एक सोशल यूनिट है और एक सोशल गैदरिंग है। फिर है अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट विद वन अनदर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो डायरेक्टली कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या किसी और के थ्रू कहलवा रहे हैं, लेकिन वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये भी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यू डोंट हैव टू आपको रट्टन नहीं मारना है या फिर आपको ऐसे याद नहीं करना है, बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आप डेफिनेशन में से ही कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही यही होता है कि उस चीज़ की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत हैं, और वो सब हम अपनी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। फिर है अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इंटरडिपेंडेंट विच मीन्स दैट वॉट वन इज़ डूइंग हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर। मतलब कोई एक पर्सन जो काम कर रहा है उसका असर दूसरे पर्सन पे या उस पूरे ग्रुप पे जाना चाहिए। जैसे कोई भी एक ए पर्सन है, वो जैसे मैंने बताया कि वो डेकोरेशन का काम संभाल रहा है, तो बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको डेकोरेशन का काम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ए पर्सन संभाल रहा है, वो बाकी काम देखेंगे। सो जो ये काम कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस इन लोगों के पास जा रहा है, राइट। नाउ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, ये भी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई अ नीड थ्रू देयर जॉइंट एसोसिएशन एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये ज़रूरी नहीं है आपका कोई वर्क हो सकता है आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही ग्रुप में आए हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई और फ्रेंड नहीं है, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी बातें शेयर करनी है लेकिन उनको कोई भी नहीं मिल रहा है। सो यू ऑल आर फॉर्मिंग अ ग्रुप टुगेदर, जिससे आप अपने जो भी आपके साथ हो रहा है वो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। फिर आता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हुज इंट्रैक्शंस आर स्ट्रक्चर्ड बाय सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स। मतलब कि ग्रुप में रूल्स और नॉर्म्स होना चाहिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम और बस इनको समझना है। नाउ कम्स द फंक्शंस ऑफ द ग्रुप और व्हाई डू पीपल जॉइन ग्रुप्स। तो हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रुप का क्या फंक्शन होता है। हमने देख लिया कि ग्रुप में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तभी वो ग्रुप कहलाया जाएगा, लेकिन ग्रुप क्यों चाहिए होता है, ग्रुप का फंक्शन क्या होता है, क्या हमें फैसिलिटेट करता है ग्रुप, या फिर हम ग्रुप को ज्वाइन क्यों करते हैं। दोनों का आंसर सेम ही है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस अलग कर दिए हैं, बस आंसर सेम है इन लोगों का, क्योंकि ग्रुप का जो फंक्शन है वही रीज़न है कि हम ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ग्रुप क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो पहला है टू सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। वी आर सोशल एनिमल्स, राइट। तो हमें चाहिए होता है कि हम किसी से बैठ के बात कर सकें, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है हम वो शेयर कर सकें। एक इमोशनल रिलीफ के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए होता है बात करने के लिए, या फिर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देने के लिए, ठीक है। तो जो ग्रुप्स हैं वो हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देते हैं, लव देते हैं, पावर देते हैं और अटेंशन देते हैं। सेकेंड इज़ गोल अचीवमेंट।
Working on a complex and dependent task that is too complex for an individual to perform, creating new ideas or creative solutions to solve the problem that require inputs from several people. अब गोल अचीव करने के लिए भी हम ग्रुप फॉर्म करते हैं। बहुत बार ऐसा कोई टास्क हमें हमारे पास होता है, ऐसा कोई हमारा गोल होता है जो हम अकेले नहीं कर सकते, हम उसे अकेले परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई एक पर्सन उसको इंडिविजुअली परफॉर्म करे। तब उस सिचुएशन में हमें ग्रुप फॉर्म करना होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर हमें न्यू आइडियाज़ चाहिए, क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज वो बोलते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले चार। तो अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं और हमें कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए कि भाई हम अकेले नहीं सोच पा रहे हैं, जितनी लोगों की राय होगी उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज़्यादा हम सोच सकते हैं, अपनी थिंकिंग ब्रॉड कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें ग्रुप फॉर्म करने पड़ते हैं और ग्रुप हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब ग्रुप इस चीज़ में हेल्पफुल रहता है कि हमें जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो सब परफॉर्म करने में हेल्प कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो इवेंट जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन उसको संभालने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस वजह से वो सारे लोग आ गए, 4-5 लोग और आ गए जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उसको, इवेंट को पूरा करने में, राइट। तो क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क था और आप उसमें डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि एक पर्सन नहीं संभाल सकता सब कुछ, ठीक है। सो सेटिस्फाई करने के लिए सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरा गोल अचीवमेंट के लिए, तीसरा है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। बीइंग विद पीपल गिव्स अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। ग्रुप्स रिड्यूस इनसिक्योरिटी, पीपल फील स्ट्रॉन्गर। जब आप ग्रुप में होते हो तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप अकेले कहीं जा रहे हो तो आप इनसिक्योर फील करोगे, यू विल नॉट फील दैट काइंड ऑफ कंफर्ट। मतलब थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक ये चल रहा है तो यू विल ऑलवेज फील एम्प्टी, है ना। आपको लगेगा काश कोई मेरे साथ होता, कोई एक फ्रेंड और होता भले ही, लेकिन कोई ना कोई होना चाहिए था मेरे साथ। तो दे गिव अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। आप अकेले में इनसिक्योर फील करते हो, बट जब आप लोगों के साथ होते हो तब आप की ये जो इनसिक्योरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और लोग अपने आप में स्ट्रॉन्गर फील करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी किसी से स्कूल या कॉलेज में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो सामने वाला बंदे के पास 3-4 लोग हैं और आप अकेले हो, विल यू फील स्ट्रोंगर दैट टाइम? नहीं, यू विल ऑलवेज फील वीक कि भाई ये तो 3-4 है, मैं तो अकेला हूँ, कहाँ तक कर लूँगा, है ना। मतलब करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन स्टिल यू विल हैव दैट इनसिक्योरिटी। और अगर वो लोग ऐसे आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, वो लोग आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आप सॉरी सॉरी बोल के निकल जाओगे, राइट। लेकिन अगर आपको पता है आपके पास दोस्त हैं, आपके पास पूरा ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे, रुक जा अभी तुझे बताता हूँ, है ना। और अपने दोस्तों के पास कॉल घुमाओगे और वो लोग आ जाएंगे। इन दिस वे आप झुकोगे नहीं, है ना, आप स्ट्रॉन्गर फील करोगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। दिल पे मत ले लेना कि नहीं ऐसे कैसे, मैं तो कर दूंगा मैं नहीं डरूंगा किसी से, है ना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। Now, fourth is providing knowledge and information. As individuals, we may not have all the required information and knowledge. So, this is very true. As an individual, हमें हर एक चीज़ की नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, है ना। वी आर नॉट रोबोट्स। तो हमें जब हमारे पास और लोग होते हैं तो हम डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं, क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो उन्हें किसी और चीज़ की नॉलेज है, किसी और थर्ड पर्सन को किसी और चीज़ की नॉलेज है ना। ऐसे जितने जितने लोग होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो इस वजह से भी ग्रुप हमें हेल्प करता है। फिफ्थ इज स्टेटस। When we are members of a group that is perceived to be important by others, we feel recognized and experience a sense of power. जब हम किसी ग्रुप का मेंबर होते हैं तब हम अपने आप एक पावरफुल फील करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ स्टेटस। जैसे अगर आप किसी एक प्रेस्टिजियस ग्रुप के मेंबर हो, किसी एक अच्छे ग्रुप के मेंबर हो, तो वो आपका स्टेटस बढ़ जाता है कि भाई ये तो उस ग्रुप का मेंबर है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है और हर स्कूल से एक ग्रुप बना हुआ है जो उस डिबेट में जा रहा है, और आपका अगर स्कूल जीत जाता है उस डिबेट में, आपका ग्रुप जीत जाता है उस डिबेट में, तो आप कितना प्राउड फील करोगे, है ना, कि हम तो इस स्कूल के मेंबर हैं, हम तो इस ग्रुप के मेंबर हैं और हम ये ट्रॉफी जीत कर आए हैं, है ना। तो वहाँ पे आपका एक स्टेटस सिंबल भी है। तो अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर होते हो जो बहुत अच्छा माना जाता है, जो एक वो है, तो आपका एक स्टेटस आ जाता है।
फिर आता है बूस्ट सेल्फ एस्टीम, फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस ग्रुप्स एनहांसेस वन सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट होता है, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और ये ग्रुप बहुत ही फेमस है ना, बहुत ही ज़्यादा ये है वो है, पावर है इस ग्रुप में, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ये सब कुछ वेज हैं कि ग्रुप हमें हेल्प करता है ये सब चीज़ें अचीव करने में, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है ग्रुप, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। वरना हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है ग्रुप ज्वाइन करने की, है ना। लेकिन हम एक सोशल ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम कहीं ना किसी ग्रुप के मेंबर होते ही हैं। नाउ कम्स द फैक्टर्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, कि ग्रुप कब फॉर्म होता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। जब आप किसी के क्लोज होते हो, आप आसपास रहते हो या आसपास कहीं पे एक जगह काम कर रहे हो, मतलब आप कितने क्लोज हो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है। तो जब आप आसपास रहते हो, क्लोजनेस रहती है, तो आपका एक रिपीटेड इंट्रैक्शन होता है उस पर्सन से। ये आप हो, इस घर में रह रहे हो, आपका एक नेबरहुड है, वो इस घर में रह रहा है, और दोनों की लगभग एज सेम ही है, ठीक है। तो आपका क्या है, एज सेम है, क्लास सेम में पढ़ रहे हो और आसपास रह रहे हो, तो आपका एक रिपीटेड इंट्रैक्शन रहेगा। कहीं शाम को खेलने निकल रहे हो, है ना, सुबह शाम को एक साथ खेल रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं रिपीटेड इंट्रैक्शन आपका रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप एक ग्रुप फॉर्म कर लोगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा आपके जो भी आस पड़ोस में बच्चे रहते हैं वो आपस में एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, वो आपस में खेल लेते हैं शाम को, राइट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वो एक जगह रह रहे हैं, वो क्लोजनेस है उनके पास, वो रिपीटेड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो आपस में एक ग्रुप फॉर्म अपने आप ही कर लेते हैं, राइट। तीसरा सॉरी दूसरा क्या फैक्टर है, सिमिलैरिटी। जब सिमिलैरिटी रहती है आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल इसे फुटबॉल खेलना पसंद है, इसे भी फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन इस पर्सन को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे हमें तो फुटबॉल खेलना, और ये बोलेगा कि नहीं हमें तो क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो आप दोनों फुटबॉल खेलने चले जाओगे, ये बेचारा अकेला रह जाएगा, या इसके साथ कोई और भी क्रिकेट खेलना पसंद करता हो तो वो आ जाएगा, राइट। तो आपके अंदर यहाँ पे क्या आ गया, डिवीजन आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे आप दोनों सिमिलर थे, तो आप लोगों ने अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया, राइट। तो ऐसे ही जब सिमिलैरिटी रहती है आपस में, तो एक कंसिस्टेंसी रहती है, और जब कंसिस्टेंसी रहती है तो चांसेस रहते हैं कि आप अपना ग्रुप फॉर्म कर लोगे, बिकॉज इन लोगों के ओपिनियंस सेम है, लेकिन इन लोगों के ओपिनियंस अलग हैं, है ना। तो इन्होंने तो ग्रुप फॉर्म कर लिया। जब सिमिलैरिटी रहती है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि आप ग्रुप फॉर्म कर लोगे, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो है वो है कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, दे गेट टुगेदर। क्योंकि अगर आपके कॉमन मोटिव या गोल हैं, तो आपके अंदर चाहे सिमिलैरिटी नहीं है, चाहे आपके अंदर प्रॉक्सिमिटी भी नहीं है, आप आसपास रहते भी नहीं हो, रिपीटेड इंट्रैक्शन भी नहीं होता, लेकिन अगर आपका कॉमन मोटिव और गोल है और आपको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है, देन यू विल गेट टुगेदर। अब आता है कि ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस क्या हैं। अब ग्रुप जो फॉर्म होता है वो स्टेजेस में होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से आप ग्रुप में आ गए किसी ग्रुप में, वो धीरे धीरे स्टेजेस फॉर्म होते हैं, तब जाके आप एक ग्रुप का मेंबर होते हो, ठीक है। तो वो स्टेजेस क्या है, B.W. टकमैन ने ये स्टेजेस सजेस्ट करे थे, और उन्होंने कहा था कि ग्रुप्स जो होते हैं वो इन 5 डेवलपमेंटल सीक्वेंस के थ्रू जाते हैं, मतलब 5 स्टेजेस होते हैं ग्रुप को फॉर्म होने में, ठीक है। तो अब पहली स्टेज आती है फॉर्मिंग। पीपल ट्राई टू नो ईच अदर एंड एसेस वेदर दे विल फिट इन। अब जैसे अब हम वापस अपने उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज वाले एग्जाम्पल पे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे वॉलंटियर्स हैं, तो वो आपस में वो अभी एक दूसरे को जान रहे हैं कि भाई तुम कौन सी क्लास में हो, अच्छा कौन सा सेक्शन है, तुम कौन से उसमें हो, अच्छा 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 वही पढ़ाते हैं तुम्हें, अच्छा ठीक है ना। मतलब अभी तुम सिर्फ एक दूसरे को जान रहे हो और देख रहे हो कि भाई हम ग्रुप फॉर्म, अभी उन्होंने ग्रुप फॉर्म नहीं किया, अभी सिर्फ ये लोग बातचीत कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है इनका, है ना। सेकेंड स्टेज आता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब है डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स about how the target of the group is to be achieved, who is to control the group, assigning the task, so hierarchy is formed। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेज पे आ गए हैं स्टॉर्मिंग पे, मतलब डिसीजन मेकिंग पे। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेंबर्स के बीच में कि हमारा जो टारगेट है कि जो हमें फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है कॉलेज में,
वो कैसे अचीव होगा, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हु इज़ टू कंट्रोल द ग्रुप, हमारा जो ग्रुप का लीडर है वो कौन बनेगा। असाइनिंग द टास्क कि भाई डेकोरेशन कौन संभालेगा, खाने पीने का कौन संभालेगा, है ना, होस्टिंग कौन करेगा, ये सब चीज़ें अभी असाइन हो रही हैं टास्क को। फिर आता है कि क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं कि भाई लीडर कौन बनेगा, उसके नीचे कौन आएगा, फिर उसके नीचे कौन आएगा, ठीक है, कौन कौन सा टास्क करेगा, तो एक तरह से हायरार्की फॉर्म हो गई है, एक स्ट्रक्चर बन गया है इस ग्रुप का। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है नॉर्मिंग। तो डेवलप करना है नॉर्म्स रिलेटेड टू ग्रुप बिहेवियर। अब इन्होंने काम तो असाइन कर दिया कि ये इसे काम करना है, ये हमारा लीडर है। अब जो है वो नॉर्म्स डेवलप करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप करेंगे कि भाई जो भी हमारे बीच में बातें होंगी वो बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारे अंदर ही रहनी चाहिए सारी बातें। इतने बजे मीटिंग होगी, है ना, ये सब चीज़ें जो भी नॉर्म्स हैं वो सब डिसाइड होंगे कि तुम्हें अगर ग्रुप में रहना है तो तुम्हें ये सब चीज़ें फॉलो करनी होगी, वरना टाटा बाय बाय। ठीक है। अब आते हैं परफॉर्मिंग। क्योंकि अब आपका जो है ग्रुप पूरा बन चुका है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन भी हो गया है, ये भी पता चल गया लीडर कौन है, ये भी पता चल गया कौन क्या काम करने वाला है। तो अब क्या है, अब रह गया है परफॉर्म करना, अब उस टास्क को कंप्लीट करना, उस टास्क पे काम करना। क्योंकि अब पता चल गया इस बंदे को कि मेरे को भाई डेकोरेशन का काम संभालना है, तो अब ये अपने अरेंजमेंट कर रहा है, बलून्स ला रहा है, कांटेक्ट कर रहा है कहीं से कि भाई मेरे को ये सब सामान चाहिए, है ना, अपना काम परफॉर्म कर रहा है। तो अब क्या है, ग्रुप मूव्स टुवर्ड्स अचीविंग द ग्रुप गोल। अब जो भी इनका काम है वो ये लोग कर रहे हैं, और जो भी इनकी बातचीत है, जो भी कि टारगेट कैसे अचीव होगा, वो सब अभी इंट्रैक्शन चल रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ये। अब क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स में ये जो स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज होती है, और उन ग्रुप्स में लास्ट स्टेज होती है जिनको लंबा गोल अचीव करना होता है, जो बहुत सालों तक एक ग्रुप में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनमें ये लास्ट स्टेज होता है परफॉर्म करने का। क्योंकि वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनाकर बैठे हैं, उनको पता है कि कंपनी के रूल्स क्या हैं, एक दूसरे को जान गए हैं, उन्हें पता है कि हमारा एचआर कौन है, हमारा मैनेजर कौन है ना, वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, जब तक वो उस जॉब में है ना। तो ये हो गया फिर लास्ट स्टेज। लेकिन कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो एक छोटे पर्पज़ के लिए बनते हैं, जैसे अभी मैंने बताया इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो एक छोटा पर्पज़ था, वो सिर्फ कुछ दिनों का ग्रुप था। तो उन ग्रुप्स में ये वाली स्टेज लास्ट स्टेज होती है, जो कि है एडजॉर्निंग। वंस द फंक्शन इज़ ओवर द ग्रुप में बी डिसबैंडेड। फॉर एग्जाम्पल इनका जो फंक्शन था वो 1 जनवरी को था, तो अब 1 जनवरी का इनका फंक्शन ओवर हो चुका है, तो अब इनका जो ग्रुप है वो ख़त्म हो जाएगा। ये लोग आपस में बाय बाय टाटा बोल के चले जाएंगे, क्योंकि इनका जो पर्पस था ग्रुप में आने का वो पूरा हो चुका है, राइट। तो इन्होंने फंक्शन ओवर हो गया तो ग्रुप भी ओवर हो गया है। ठीक है। सो दीज वर द स्टेजेस: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। अब आज के लेक्चर का ये लास्ट सब टॉपिक है, जो कि है ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर का मतलब है कि लेआउट कैसा है ग्रुप का। लेआउट का मतलब ये ग्रुप कैसा है, मतलब कि इसमें लोग कितने हैं, इसमें कैसे कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, है ना, एक तरह से मतलब इसका ढांचा कैसा है, एक तरह से इसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ग्रुप स्ट्रक्चर में आता है। इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के। मैंने आप लोगों के लिए ये निमोनिक टेक्निक रखी है, NRCs, इनको याद करने के लिए। वैसे तो 4 ही हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बट मैंने जिस टाइम ये याद करे थे तो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म रख ली थी, NRCs। N stands for norms, R stands for roles, and C stands for cohesiveness, और S stands for status। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर ही सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब पहला आता है रोल्स, कि लोगों का क्या रोल है। Roles are socially defined expectations that individuals in a given situation are expected to fulfill. There is a role expectation, example role of a son or daughter। तो इसमें ये कहा गया है कि जो रोल्स हैं वो सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कि आप से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप क्या काम करोगे। आपसे आपको अगर कोई रोल दिया गया है, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपका वहाँ पे एक रोल है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस रोल को फुलफिल करो, आप उस रोल को काम करो। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल रोल ऑफ अ सन और अ डॉटर।
जैसे आपका एक रोल है कि आप किसी के बेटे हो या फिर आप किसी की बेटी हो, तो आपका रोल क्या है कि आप अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करोगे, आप पेरेंट्स की हेल्प करोगे। सो दिस इज़ योर रोल, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आपको ये फुलफिल करना है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उस रोल को पूरा करने के लिए, ठीक है। सेकेंड इज नॉर्म्स। Norms are the expected standards of behavior and belief established and agreed upon and enforced by group members. Norm guide the behavior of the members. तो नॉर्म्स जो होते हैं वो रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ग्रुप के, कि अगर आपको इस ग्रुप में रहना है तो आपको ये सब चीज़ें माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई एक पर्सन इस रूल को बनाता है, जो भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो सारे आपस में डिस्कस करके ग्रुप के रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपके ऊपर ही बाइंड किया जा रहा है, वो पूरी मिली भगत होती है तभी नॉर्म्स बनाए जाते हैं। थर्ड इज द स्टेटस, refers to relative social position given to a group member by others। तो आपका उस ग्रुप में कुछ ना कुछ स्टेटस होता है, जैसे कि एक वो है, जैसे कोई एक फुटबॉल टीम है तो उसमें कोई एक पर्सन जो होगा वो लीडर होगा, तो उसका उस ग्रुप में क्या स्टेटस है कि वो उस ग्रुप का लीडर है या उस ग्रुप का कैप्टन है, ठीक है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स होते हैं, कोई पर्सन मैनेजर होता है, कोई एचआर है, कोई डेप्यूटी, कोई कोई जनरल मैनेजर है, कोई मैनेजर है, तो उनका एक अपना स्टेटस है उस ग्रुप में, राइट। तो वो एक रिलेटिव सोशल पोजीशन होता है, मतलब एक दूसरे के कंपेयर्ड वो सोशल पोजीशन होता है, गिवन टू अ ग्रुप मेंबर्स बाय अदर्स। और वो अपने आप नहीं वो कर लेता, मान लेता कि भाई मैं तो इस कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, मैं तो इस कंपनी का मैनेजर हूँ, वो बाकी लोग देते हैं उसे, ठीक है। इट इज़ ईदर एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। एस्क्राइब्ड का मतलब या तो उसे वो सीनियरिटी के बेसिस पे मिल रहा है कि भाई इसकी 50+ हो गई, इसे एक्सपीरियंस है, इस वजह से उसे बना दिया गया है कुछ उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या फिर वो अचीव की जा सकती है, मतलब कि हार्डवर्क के बेसिस पे कि भाई आपने इस कंपनी में बहुत हार्डवर्क करा है, आपके टैलेंट के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर आपको ये पोजीशन दी जा रही है। तो दो तरीके से ये स्टेटस मिलते हैं। फोर्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ कोहेसिवनेस। इट रेफर्स टू टुगेदरनेस, बाइंडिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शंस अमंग ग्रुप मेंबर्स। दे स्टार्ट टू थिंक, एक्ट एंड फील एज अ सोशल यूनिट। कहने का मतलब यही है, कोहेसिवनेस का मतलब ये होता है कि आप उस ग्रुप में कितने इंटरेस्टेड हो, सब जो भी मेंबर्स हैं वो उस ग्रुप में कितने इंटरेस्टेड हैं, वो कितने अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने लोगों को कितना मानते हैं, उस ग्रुप के लोगों को। टुगेदरनेस ऑफ बाइंडिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। आपस में कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, आपस में कितना प्रेम है उन लोगों में, ये सब चीज़ें। दे स्टार्ट टू थिंक, एक्ट एंड फील एज अ सोशल यूनिट। मतलब अगर आप इस ग्रुप के लिए कुछ काम कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, आपको एक सोशल यूनिट की तरह सोचना है कि आपको जो भी काम करना है वो ग्रुप के हित में होना चाहिए, ग्रुप के बेनिफिट में होना चाहिए, आपको ये सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आपके अंदर इस ग्रुप के लिए कितना प्यार है, ये कोहेसिवनेस में देखा जाता है। तो ये सब हमारे एलिमेंट्स थे ग्रुप स्ट्रक्चर के। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कवर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए, सोशल साइकोलॉजी की किसी भी और साइकोलॉजी के टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू सो मच।